आज हम आ पहुंचे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वी क्षेत्र के मुख्यालय में, जहां आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के बारे में बातचीत करने हेतु हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य महाप्रबंधक और आरबीआई के लोकपाल श्री रविंद्र किशोर पंडा। सर, आपके कीमती वक्त से हमारे लिए समय निकालने हेतु आपका शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज की चर्चा के बारे में अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले सवाल जो हमारे मन में उभर कर आता है वो यह है कि RBIOS आखिर है क्या? RBIOS 2021 के बारे में दर्शकों को बताएं। 12 नवंबर 2021 से RBI ओम्बुड्समैन स्कीम लॉन्च हुआ है। उसके पहले रिजर्व बैंक का 3 स्कीम हुआ करता था। एक बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ओम्बुड्समैन स्कीम और एक डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बुड्समैन स्कीम होता था। ये पाया गया कि तीनों स्कीम का जो दायरा है वो अलग अलग होता है और लिमिटेड है। तो लोगों को, कस्टमर्स को एडवांटेज देने के लिए तीनों स्कीम को इंटीग्रेट करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड स्कीम 2021 में हुआ है। और ये जो AGR है यानी RBI वैकल्पिक शिकायत निवारण, इसके ढांचे के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। AGR दैट इज ऑटोमेटिक रिवर्स मैकेनिज्म के अंदर रिजर्व बैंक ओम्बुड्समैन्स होते हैं। उसके बाद CPC अपना डिपार्टमेंट होता है। CPC होता है अपना कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल। जो एरिया में जो एंटिटीज़ ओम्बुड्समैन का एरियाज में कवर नहीं होता है वो टाइप का कंप्लेंट देखने के लिए CPC हैंडल करता है। देन अपना सेंट्रल ऑफिस डिपार्टमेंट होता है, CPD होता है, जो है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट होता है। वो लोग गाइडलाइन इशू करते हैं। उसके बाद अपीलेट अथॉरिटीज़ को सपोर्ट देते हैं प्रोसेसिंग करके अपील पुटअप करने के लिए। हमारे दर्शकों को RBI लोकपाल एवं उप लोकपाल के बारे में बताएं। तो उनका काम होता है, जब कंप्लेंट जो होता है उनका डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में जो कंप्लेंट मिलता है उसको देख के रिप्लाई लेके रेगुलेटरी एंट्री से उसको कैसे कंप्लेंट का सॉल्यूशन देना है। डेप्यूटी ओम्बुड्समैन भी RBI का सीनियर ऑफिसर होता है। वो उनका मेन जो रोल होता है कि ओम्बुड्समैन्स को कंप्लेंट डिस्पोजल में हेल्प करने का। उनका और भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कस्टमर्स को रिकन्सिलेशंस फैसिलिटेशंस करके कैसे रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटीज एंड द कंप्लेनेंट एक्चुअली। तो RBIOS 2021 का ये जो फ्रेमवर्क है इसके क्या फ़ायदे हैं सर? सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज है नया स्कीम्स का है कि एक तो है कि आप इंडिया में कहीं भी हो के कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो RBI पोर्टल में। आप जो कंप्लेंट है पोर्टल में आप लॉन्च नहीं कर सकते हो तो CRPC कंप्लेंट भी आप लॉन्च कर सकते हो कहीं से भी इंडिया में। पहले जुडिस्डिक्शन होता था, जैसे मैं अभी कलकत्ता में हूँ, मेरा जुडिस्डिक्शन वेस्ट बंगाल और सिक्किम होता था। अभी कोई जुडिस्डिक्शन हुआ नहीं, कंप्लेंट आप कहीं भी लॉन्च कर सकते हो और कोई भी कंप्लेंट कहीं जा सकता है। वेस्ट बंगाल का कंप्लेंट श्रीनगर भी जा सकता है, त्रिवेंद्रम भी जा सकता है। दूसरा चीज़ है कि अभी एक कॉल सेंटर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। आप फ़ोन करके आपका कंप्लेंट के बारे में पूछ सकते हो, AGR के बारे में पूछ सकते हो, कैसे कंप्लेंट आप लॉन्च करके उसके बारे में पूछ सकते हो। तो ये सब चीज़ जो है ये नया स्कीम में बहुत राहत देता है कस्टमर्स को एक्चुअली। ये CRPC दरअसल है क्या? और आपकी बातों में जिस तरह ये संपर्क केंद्र उभर कर सामने आया है तो शिकायतकर्ताओं को आप बताएं कि कैसे इनका उपयोग किया जा सकता है। वो सेंट्रलाइज एक प्रोसेसिंग सेंटर आपका चंडीगढ़ में एस्टेब्लिश हुआ है। तो कोई भी फिजिकल कंप्लेंट जो आता है वो CRPC को जाता है। वो CRPC उसको मेंटेनेबिलिटी के एग्जामिन करके उसको फिर CMS पोर्टल में उसको लॉन्च करते हैं। उसके बाद वो फिर रेस्पेक्टिव बैंकिंग ओम्बुड्समैन में चले जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट RBI ने स्टार्ट किया है जो पार्ट ऑफ द सर्विस जो ऑफर करते हैं इज कॉन्टैक्ट सेंटर एक्चुअली। एक प्लेटफॉर्म है कस्टमर्स के लिए, उसमें आप कॉन्टैक्ट करके कंप्लेंट्स के बारे में, अपना कंप्लेंट के बारे में पूछ सकते हैं, AGR मैकेनिज्म का डिटेल्स के बारे में पूछ सकते हैं, प्लस आपको कैसे कंप्लेंट लॉन्च करना है उसका डिटेल आप पूछ सकते हो। ये कॉल सेंटर है एक्चुअली 24/7 एक्चुअली। उसका नंबर है 14448। अगर इंग्लिश हिंदी में आप करना चाहते हो, रिप्लाई देना चाहते हो तो आपको सभी वीकडेज में एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडेज तो सुबह 8 से रात को 10 बजे तक एम्प्लॉय मिल जाते हैं। 10 रीजनल लैंग्वेज में आप सुबह 9:30 से जो फैसिलिटी अवेलेबल है 9:30 से 5:15 तक अवेलेबल है वो। पर आपका जो भी डिटेल जानना चाहे आप आराम से उसमें मिल सकता है आपको।
जी, तो आरबीआई ओएस 2021 के तहत कौन से आरई शामिल हैं? आरई की तरफ जैसे हम देखा जाए तो ब्रॉड 4 कैटेगरीज होते हैं एक्चुअली। एक बैंक्स होते हैं, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, देन पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स होता है, देन CICs होता है। बैंक्स के अंडर सभी कमर्शियल बैंक्स कवर्ड होते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, उसके बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। नॉन शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ एंड एबव होता है लास्ट फाइनेंशियल का फिगर के मुताबिक। NBFC कैटेगरी में जो भी NBFCs कस्टमर से डिपॉजिट लेते हैं कि कस्टमर फेसिंग जो एंटिटीज है वो कवर होते हैं, एक्सेप्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। कमिंग टू आपका सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, जो RBI रेगुलेटेड बैंक और नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स वो लोग कवर होते हैं। सिस्टम पार्टिसिपेंट में वो एंटिटीज होते हैं जो प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, PPI जो हम लोग बोलते हैं। उसके बाद फैसिलिटेट करते हैं आपका जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, वेरियस मोड्स में होता है। उसके सिला अभी नया रिसेंटली ऐड हुआ है CICs जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज होते हैं, वो भी RBI स्कीम में आ गया है। आरबीआई लोकपाल के समक्ष अगर मुझे शिकायत दर्ज करनी हो तो वो मैं किस प्रकार कर सकती हूँ? आप पोर्टल में कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो ऑनलाइन एक्चुअली। उसका एड्रेस है https:/rbi.org.in एक्चुअली। तो उसमें आप ऑनलाइन इंडिया में कहीं भी हो आप आराम से उसको लॉन्च किया जा सकता है कंप्लेंट वगैरह। फिजिकल कंप्लेंट भी आप भेज सकते हो, जैसे हम बोले CRPC हमारा चंडीगढ़ में है, उसमें उनका एड्रेस में आप भेज सकते हो, चंडीगढ़ में लोकेटेड है। उसके सिवा आप मेल भी भेज सकते हो crpc@rbi.org.in में, उसको भी शिकायत दर्ज होगा और उसका भी प्रोसेसिंग होगा। तो आरबीआई ओएस 2021 के तहत ऐसी कौन सी शिकायतें हैं जो शामिल नहीं हैं? तो इसका डिटेल जो है कौन सा केस में नॉन मेंटेनेबल हो सकता है वो ऑलरेडी RBI CMS rbi.org में डिटेल है। जैसे एक चीज़ होता है कि आप कंप्लेंट RBI को अप्रोच करने से पहले रेगुलेटेड एंटिटीज़ को अप्रोच करना पड़ेगा एक्चुअली। उनको आपको मौका देना है, बिकॉज रिजोल्यूशन आपका जहाँ से फाइनेंस सर्विस मिलता है उनको देना है। तो इसीलिए आप पहले रेगुलेटेड एंटिटीज़ को अप्रोच करेंगे, उनको 30 दिन होने के बाद आप RBI को अप्रोच कर सकते हो। 30 दिन के पहले अगर आप RBI को अप्रोच करते हो तो ये कंप्लेंट नॉन मेंटेनेबल हो जाएगा। हाँ, एक ही कंडीशन उसमें है, अगर 30 दिन के पहले आपको कोई रिप्लाई मिल जाता है कि रिजोल्यूशन मिल जाता है जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप इमीडिएटली RBI को अप्रोच कर सकते हो। और एक अहम चीज़ जो होता है RBI स्कीम इसमें, इसका एक टाइम पीरियड होता है कब आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। जैसे आपको अगर कोई एंटिटीज़ को अप्रोच किया रेगुलेटेड एंटिटीज़ को, वहाँ से अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं मिला तो आपको वो दिन से स्टार्ट करके 1 साल 30 दिन के अंदर RBI को अप्रोच करना है। और अगर आपको कोई रिप्लाई मिला है आपको रेगुलेटेड एंटिटी से, आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो, तो वो दिन से आपको 12 महीने के अंदर 1 साल के अंदर RBI को अप्रोच करना है। उसके बाद में अगर आप अप्रोच करते हो तो ये कंप्लेंट नॉन मेंटेनेबल हो जाएगा। और एक बहुत अहम चीज़ होता है कि लोग डिटेल्स देते नहीं, कंप्लेंट में समझ में नहीं आता एग्जैक्टली इशू क्या है एक्चुअली। तो इसलिए जब भी आप कंप्लेंट लॉन्च करते हो उसमें डिटेल बताइए इशू क्या है एक्चुअली। जैसे कोई एडवोकेट हो, वकील हो, वो कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर सकता, वो नॉन मेंटेनेबल हो जाएगा। हालांकि एडवोकेट अपना कोई अगर ग्रीवेंस है एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी वो लॉन्च कर सकते हैं। उसके सिवा काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं, काफ़ी केस में देखते हैं कि एक बार कंप्लेंट BO ऑफिस ने ऑलरेडी उसको प्रोसेसिंग किया है, आपको रिप्लाई मिल चुका है, लोग सेम इशू में फिर कंप्लेंट लॉन्च कर देते हैं, दोबारा चले आते हैं सेम कंप्लेंट के साथ। सेम कंप्लेंट जब आता है वो डुप्लीकेट कंप्लेंट होता है, वो नॉन मेंटेनेबल हो जाता है। और एक चीज़ होता है कि BO स्कीम में अगर केस ऑलरेडी कोई कोर्ट में पेंडिंग है क्योंकि आर्बिट्रेशन चल रहा है, कंज्यूमर कोर्ट में है, कि कोई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में वो चल रहा है, जुडिशियल बॉडी के पास है, तो वो BO स्कीम में कवर नहीं होता है। तो आप वो केस में आता है तो नॉन मेंटेनेबल हो जाता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना चाहिए सभी कस्टमर्स को, जो एंटिटीज़ RBI रेगुलेट करता है वो एंटिटीज़ का कंप्लेंट RBI एड्रेस करता है। जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वो RBI का अभी BO स्कीम में कवर्ड नहीं है एक्चुअली।
इंश्योरेंस रिलेटेड का जो कि केसेस है वो ज़्यादातर केसेस में वो IRD का रिलेटेड में आता है, तो RBI BO में कवर नहीं होता है। और 2-3 जगह में हम देखें कि बहुत जनरल कंप्लेंट होता है, जैसे दी मैनेजमेंट इज़ करप्ट एक्चुअली। अगर इस टाइप का जनरल कंप्लेंट आएगा तो फिर वो नॉन मेंटेनेबल हो जाता है। ओबियसली उसका तो कोई स्पेसिफिक्स है नहीं एक्चुअली। तो दीजिए ये अगर कस्टमर्स थोड़ा ध्यान दे तो उनका केस फिर मेंटेनेबल होने का चांस होता है और BO को मौका मिलता है प्रोसेसिंग करके एक प्रॉपर सॉल्यूशन देने के लिए। शिकायत तो दर्ज हो गई, लेकिन शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी ट्रैकिंग किस प्रकार की जा सकती है? कंप्लेंट आप जैसे लॉन्च करते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट चले जाता है, SMS चले जाता है, ईमेल अगर एड्रेस दिए हो तो एक ईमेल कम्युनिकेशन चले जाता है। बाकी एक चीज़ सबको ध्यान रखना चाहिए कि जब कंप्लेंट आता है तो BO ऑफिस क्या करता है एक्चुअली, वो कंप्लेंट एक रिप्लाई मंगाते हैं आपका रेगुलेटेड एंटिटी से, तो थोड़ा वो प्रोसेस होता है, तो क्या रिप्लाई देना, डॉक्यूमेंट्स दे के टाइम लेता है। तो आप जब भी चेक करना चाहोगे अपना स्टेटस में, आप कॉल सेंटर फ़ोन करके कर सकते हो, 144448 में कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना पोर्टल जाके, जैसे मैं बोला HTTPS:// उसमें जाके आप कर सकते हो। क्या शिकायत या क्षतिपूर्ति में शामिल राशि की कोई मॉनेटरी सीलिंग है, और इस सीलिंग को क्या लोकपाल स्वीकृत करता है? ऐसे कोई मॉनेटरी सीलिंग है नहीं एक्चुअली। कोई भी अगर आपको बड़ा अमाउंट हो उसमें कुछ आप BO को अप्रोच कर सकते हो। उसमें ओनली 2 चीज़ आपको ध्यान देना है। एक तो है कि जो आपका कॉन्सिक्वेंशियल लॉस हुआ है, जो RE का नेग्लिजेंस की वजह हुआ है, उसका अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड है कि अगर आप कोई कंपेंसेशन क्लेम करते हो BO से, आपको जैसे RE ने बहुत टाइम लिया है, आपको बहुत हरासमेंट हुआ है, मेंटल टेंशन हुआ है, अगर आप कंपेंसेशन मांगना चाहते हो मांग सकते हो, देयर इज ए प्रोविजन, बट वो अमाउंट 1 लाख के अंदर होना चाहिए। तो सर, शिकायत लोकपाल कार्यालय पहुंच गई, लोकपाल के पास वो कंप्लेंट जो है वो दर्ज हो गई, तो इसके बाद की क्या प्रक्रिया है और किस तरह से लोकपाल कार्यालय अलग अलग तरीके अपनाता है इन शिकायतों को हल करने के लिए? दर्शकों को आप बताइए। मेन चीज़ जो हम उम्मीद करते हैं कि कस्टमर्स रेगुलेटेड एंट्रीज के बीच में सुलह हो जाए थ्रू फैसिलिटेशन, मीडिएशन और रिकन्सिलेशन करके, दोनों राइटिंग में वो कंप्लेंट को सॉल्यूशन दिए और वो कस्टमर उसमें सेटिस्फाइड हो। अगर वो नहीं होता है तो BO पे रिप्लाई मंगाता है RE से, उसको एग्जामिन करता है, कस्टमर का शिकायत क्या है, उसका क्या सॉल्यूशन RE दिया है, तो उसके बेसिस में फिर BO अपना डिसीजन लेता है। अगर BO को लगता है कि इसमें डेफिशिएंसी है और RE ने कोई रिजोल्यूशन नहीं दिया है तो कस्टमर अवार्ड भी पास कर सकते हैं। और कोई केस में अगर फाइनली रिप्लाई के बेसिस में BO को लगता है कि ये केस में कोई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस नहीं है तो कंप्लेंट वो स्टेज में रिजेक्ट हो जाता है एक्चुअली। तो आपने कहा कि शिकायतें जो है वो अस्वीकार भी हो सकती हैं, क्लॉज बताया आपने, तो क्या किसी भी स्तर पर लोकपाल जो है वो शिकायतें अस्वीकार कर सकता है? जैसे हम पहले बोल चुके हैं, नॉन मेंटेनेबल क्लॉज में कौन सा ग्राउंड नॉन मेंटेनेबल होता है, उसमें फिर केस वो रिजेक्ट हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो प्रोसेसिंग करने के टाइम नोटिस किए हैं कि सम ऑफ द कंप्लेंट्स जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, कोई फ्रॉड हुआ है, वो सब चीज़ में डिटेल इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत पड़ता है। और ये इन्वेस्टिगेशन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पुलिस होता है, ये होता है। वो BO के पास वो कैपेसिटी भी नहीं है, वो ऑथराइज भी नहीं है एक्चुअली। तो उसी टाइप का अगर कंप्लेंट आता है तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, प्रॉपर जस्टिफिकेशन देके क्यों ये हम उसको क्लोज कर रहे हैं। तो आज तो आपको आजकल पता है कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन तो बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन ऑफलाइन हर चीज़ में हो रहा है। एंड काफ़ी कंप्लेंट में डिटेल इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो ये मजबूरी है कि भैया वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो देख सकते हैं। BO डॉक्यूमेंट की बेसिस में डिसीजन लेता है। ग्राउंड लेवल में डॉक्यूमेंट्स का वेरासिटी, करेक्टनेस वो चेक करना BO को कैपेसिटी में नहीं है और उसका अथॉरिटी में भी नहीं आता है। यदि RBI लोकपाल के निर्णय का अनुपालन नहीं करती है या फिर इसमें किसी तरह की देरी होती है तो उसके बाद क्या किया जाता है? RE से रिप्लाई मिलने के बाद ombudsman अपना डिसीजन सुनाता है। अगर कोई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस मिलता है तो फिर अवार्ड पास करता है। अवार्ड अगर RE 1 महीने के अंदर, 1 महीने भी नहीं 30 दिन के अंदर अपील नहीं करता है तो उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जी जी।
तो यहाँ पर अपील की बात आपने की, तो अगर ओम्बड्समैन का जो निर्णय है अगर वो ग्राहक को मान्य नहीं है, कस्टमर को मान्य नहीं है, तो क्या वो भी अपील कर सकता है? जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि अपील रेगुलेटरी एंटिटी भी कर सकता है, कस्टमर भी कर सकता है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है आरबीओ का डिसीजंस के ऊपर। रेगुलेटरी एंटिटी अपील कर सकता है, ओनली थिंग दैट अगर वो टाइमली रिप्लाई नहीं दिया बीओ को कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, एक अलग क्लॉज होता है, अगर उसके अंदर अपील हुआ तो नॉन अपीलेबल होता है। जो एक्स पार्टी डिसीजंस बीओ देता है वो अपीलेबल नहीं है। बाकी रिमेनिंग केस में आरई कर सकता है। कस्टमर्स ओनली 16(2)(c)(2)(f) 3 क्लॉज है, वो अपीलेबल क्लॉज है, उसके अंडर ही वो अपील कर सकता है। और बाकी जो नॉन अपीलेबल क्लॉज है वो क्लॉज नहीं कर सकता कंप्लेंट। अपील आप कर सकते हो, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंचार्ज जो सेंट्रल ऑफिस में सीईपीडी का इंचार्ज जो है वो अपीलेट अथॉरिटी है, उनको एड्रेस करके कर सकते हैं। आप एक मेल भी कर सकते हो, उसका एड्रेस है aos@rbi.org। अगर अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजंस भी अगर कस्टमर अगर कन्विंस नहीं होता है तो वो दूसरा फोरम में अप्रोच कर सकते हैं जो लॉ परमिट करता है। तो कुछ ऐसे क्लॉजेस के बारे में आप बता रहे थे जिनके अगेंस्ट में अपील नहीं की जा सकती, तो उस पर थोड़ी और रोशनी डालना चाहेंगे आप? जैसे मैं बोला कि जैसे 2A एक क्लॉज होता है जहाँ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस नहीं बोल के बीओ डिसीजन करता है। 2A 2B, बी में जैसे होता है कंपेंसेशन जो एक्सीड करता है, वो सब क्लॉज अपीलेबल नहीं है। कि जो रिजेक्शन होता है आपका 10 क्लॉज के अंडर में जो होता है नॉन मेंटेनेबल बोल के, वो क्लॉज अपीलेबल नहीं है एक्चुअली। जो रीजन हम डिटेल बताए वो अपीलेबल नहीं है। क्या अपील किसी निर्धारित समय सीमा के अंदर ही दायर की जा सकती है? 30 दिन के अंदर अगर आरई हो कि कस्टमर हो जो खुश नहीं है बीओ डिसीजंस में, वो अपील दर्ज कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी को। हाँ, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी के पास डिस्क्रिप्शन रहता है। अगर वो कन्विंस होते कि वो थोड़ा एडिशनल टाइम मिलना चाहिए, कोई ठोस वजह है जिसके वजह से आरई हो कि कस्टमर ने लॉन्च नहीं कर पाया कंप्लेंट, तो एक्सटेंशन आप अलाउ कर सकते हैं। आरबीआई ओएस 2021 के अंतर्गत किन किन भाषाओं में ये शिकायत दर्ज की जा सकती है? CMS पोर्टल में आप इंग्लिश और हिंदी में ही कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जब आप डिटेल्स उसमें कॉपी करते हो आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो। ओनली थिंग आपको देखना है कि 2000 कैरेक्टर से ज़्यादा अलाउ नहीं करेगा, सिस्टम अलाउ नहीं करता है। दूसरा चीज़, आप जो फिजिकल कंप्लेंट की मेल कंप्लेंट में करते हो आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो, उसका ओम्बड्समैन ऑफिस प्रोसेसिंग करेगा, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एजीआर तंत्र जो है उसकी उपलब्धता के बारे में कस्टमर्स में जागरूकता पैदा करने के लिए और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए आरबीआई कौन से कदम उठा रहा है? जैसे अवेयरनेस कैंपेन की तरफ आरबीआई कहता का जो एक अवेयरनेस टैगलाइन है वो आरबीआई के वेबसाइट में अवेलेबल है। आरबीआई ने 2 बुकलेट भी लॉन्च किया है, बीओआर एंड राजू एंड 40 थीव्स के बारे में। बीओआर में डिटेल है कि आपका मोडस ऑपरेंडी कैसे होता है, फ्रॉडस्टर कैसे करता है, आपको फ्रॉड करने के लिए क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसका पूरा डिटेल उसमें दिया गया है। राजू एंड 40 थीव्स का जो है 40 स्टोरी, छोटे छोटे स्टोरी की तरफ से ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो फ्रॉड है उसको कवर किया गया है। फिशिंग, ओवरनाइट फ़ोन आपको मिलता है, ऑल डिटेल कवर हुआ है। वो किताब को मैं एनकरेज करूँगा कस्टमर्स को, अगर वो कभी अवेयरनेस कैंपेन में मिलता है कि उसको पढ़े। उसका कॉपी आरबीआई वेबसाइट में अवेलेबल है। उसमें डिटेल क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अपने को सुरक्षित रखें, अपना पैसा को सुरक्षित रखें। बहुत एलाबोरेट अच्छा बुकलेट वो आया हुआ है, उसको देख लिए। उसके बाद भी रेगुलेटरी एंटिटीज भी आपको एसएमएस भेजता है। आई एम श्योर कि आप लोग भी मिलते होंगे कि ये करिए, वो ना करिए, कभी अननोन नंबर से कॉल अटेंड मत करिए, अननोन लिंक को क्लिक मत करिए, जो आप नहीं जानते हो आपको आप डाउनलोड मत करिए। ये जो बेसिक्स चीज़ है वो सब चीज़ वो मटेरियल में अच्छी तरह कवर हुआ है। मैं एक चीज़ विनती करूँगा सभी कस्टमर्स को जो व्यूअर देख रहे हैं कि मिनिमम चीज़ जो है फॉलो करिए। हम है, बीओ स्कीम है, आरबीआई है आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन पहले जो हेल्प करना है आपको अपने को हेल्प करना है एक्चुअली। उसके सिवा बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाउन हॉल इवेंट करते हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। हम जाते हैं इंटरव्यू प्लेस में जाते हैं, जाके वहाँ कंडक्ट करते हैं, अलग अलग टाइप का जो कस्टमर है उनको बुलाते हैं और उनको मिनिमम जो बेसिक्स है वेरियस चीज़ें, डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में, लोन के बारे में, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए आप जब लोन लेते हो, उसके अवेयरनेस वो ऑनगोइंग बेसिस में होता है।
मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म हम आरबीआई यूज कर रहे हैं, बैंक्स भी यूज कर रहे हैं कि क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। आप देखे होंगे अमिताभ जी और बाकी ऐड आता रहता है, बड़ा छोटा छोटा कैप्शन वाला आरबीआई ने लॉन्च किए, बहुत इन्फॉर्मेटिव है एक्चुअली। तो उसको जो बोले सीरियसली हम उम्मीद करते हैं कि लोग उसको फॉलो करें टू द एक्सटेंट पॉसिबल। उसके वजह से काफ़ी कुछ जो ट्रबल होता है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में कम हो जाएगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि असफल ट्रांजैक्शंस की वजह से ग्राहकों का पैसा जो है वो अटक जाता है, वो उनको समय से वापस नहीं मिलता। तो समय से पैसा वापस आ जाए, इसके बारे में आरबीआई ने कौन सी गाइडलाइंस दी हैं? तो काफ़ी केस में एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फेल ट्रांजैक्शन होता है। आपने एनईएफटी भी किए थे, पैसा वहाँ क्रेडिट नहीं हुआ है, आप बैंक के पास जा रहे हो, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने गाइडलाइन इशू किया है, हार्मोनाइजेशन ऑफ द टैट बोल के, तो टर्न अराउंड टाइम कितने दिन के अंदर आपको ऑटोमेटिक आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आप रेगुलेटरी एंटिटी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं अगर आपका फेल ट्रांजैक्शन है। अगर वो टैट के अंदर रेगुलेटरी एंटिटी आपको रिप्लाई नहीं देता है कि आपका अमाउंट वापस नहीं देता है, तो पेनल्टी का प्रोविज़न है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसका एक किस्सा आपको मैं बताना चाहूँगी कि उसने किस तरह एक वेबसाइट पर जाकर कुछ ख़रीदा था और वो जो अमाउंट था, जो राशि थी वो बड़ी थी और वो सामान तो उसे मिला नहीं और उल्टे उसके जो पैसे थे वो गए। अब वो बहुत परेशान है, अब किस तरह से इस समस्या से वो निकले, कैसे उसको उसके पैसे वापस मिलेंगे। तो इस बारे में आरबीआई ने अगर कुछ गाइडलाइंस जारी किए हों तो उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। जितना जल्दी हो के जाके आपका रेगुलेटरी एंटिटी में कंप्लेंट लॉन्च कराइए, बिकॉज जो भी आरबीआई का गाइडलाइन है वो टाइम बेस्ड है एक्चुअली। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक का कोई गलती नहीं है कि आपका भी कोई गलती नहीं, कोई थर्ड पार्टी का कोई गलती है, अगर आप 3 दिन के अंदर आप जाके कंप्लेंट लॉन्च कर लेते हो तो आपको पूरा पैसा मिल जाता है। अगर आप 4 दिन से 7 दिन के अंदर आप जाके लॉन्च करते हो तो आपको लिमिटेड अमाउंट मिलेगा। डिटेल्स आरबीआई वेबसाइट में सब अवेलेबल है। तो जितना जल्दी हो सके जाके लॉन्च करिए। 2 चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आपका गलती की वजह से फ्रॉड होता है तो अनफॉर्चुनेटली आपको फिर पैसा मिलेगा नहीं। और मैं डिटेल भी बोल चुका हूँ, तो इसलिए ओटीपी हो, आपका जो भी एसएमएस मैसेज है तो उसको केयरफुली पढ़िए। एक्चुअली ओटीपी, पिन, पासवर्ड, ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है। आरबीआई इनकरेज भी करता है, अमिताभ जी भी आप देखे होंगे, इनकरेज करता है, अपना फैमिली में भी शेयर मत करिए। तो इसलिए ये चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखिए। कोई भी ऑनलाइन लिंक होता है उसमें क्लिक मत करिए। केवाईसी के लिए आपका मैसेज आता रहता है, फ़ोन मत उठाइए, अगर उठाए तो फ़ोन में कुछ मत करिए। तो ये अगर जो प्रिकॉशन अगर आप फॉलो करते हो तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। ये एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ रेगुलेटरी अंडर से कोई नेग्लिजेंस हुआ है, बैंक के एंड से कोई नेग्लिजेंस हुआ है, कोई डेफिशिएंसी हुआ है, तो आपको फिर इमीडिएटली पूरा पेमेंट मिल जाता है। आप थोड़ी देर में भी अगर कंप्लेंट लॉन्च करें तो लेकिन पूरा अमाउंट को मिल जाता है। आज का अंतिम सवाल सर, आपसे जानना चाहूँगी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरबीआई ने क्या कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए हैं? जब आप एजेड हो जाते हो, पेंशनर हो, कि आपको फिजिकली चैलेंज पर्सन हो, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर बैंक्स को लेना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने काफ़ी डिटेल गाइडलाइन इशू किया, अपना मास्टर सर्कुलर इशू किया है सीनियर सिटीजन्स के लिए कि डिफरेंटली एबल पर्सनस के लिए स्पेस दिया जाए, फर्नीचर दिया जाए। सेकेंड चीज़, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आरबीआई ने गाइडलाइन इशू किया है कि स्पेशल काउंटर्स बनाया जाए, नहीं तो कम से कम प्रिफरेंस दिया जाए दिस टाइप ऑफ कस्टमर के लिए, सीनियर सिटीजन्स को, जब वो कस्टमर विजिट करते हैं, बिकॉज वो उनको ज़्यादा टाइम वेट ना करना पड़े। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आरबीआई ने गाइडलाइन इशू किया है कि लाइफ सर्टिफिकेट जो पेंशन्स को हर साल देना पड़ता है, लाइफ सर्टिफिकेट आप वो बैंक का कोई भी ब्रांच में जाके दे सकते हो, आपका होम ब्रांच जाने का ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। एंड और एक चीज़ आरबीआई ने फैसिलिटेट किया है कि एजेड पर्सन्स के लिए उनका होम डिलीवरी ऑफ कैश, इंस्ट्रूमेंट्स, पिकअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, डिलीवरी ऑफ द डीडी, वो फैसिलिटी भी बैंक्स को करने के लिए बोला है, काफ़ी बैंक्स कर भी रहे हैं, सो दैट सीनियर सिटीजन को अननेसेसरी मूव ना करना पड़े ब्रांच को ये एज में। 15G एंड H फॉर्म इशू आपको सबमिट करना पड़ता है इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन मिलने के लिए। तो ये फॉर्म साल में एक बार बैंक्स को बोला गया है कि सभी सीनियर सिटीजन को भेज देने के लिए, तो उससे उनको फिर आसान हो जाते हैं वो फॉर्म फिलअप करके बैंक में आके सबमिट करने के लिए। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी आरबीआई गाइडलाइन इशू किया है कि जो अकाउंट्स का आपका स्टेटस चेंज होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ बैंक के पास अवेलेबल होता है,
उसके बेसिस में ऑटोमेटिकली सिस्टम में आपको फिर स्टेटस चेंज हो जाएगा। उसका बहुत मायने रखता है लोगों के लिए, बिकॉज सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है एक्चुअली, तो वो ऑटोमेटिकली फिर कन्वर्सन हो जाता है। और एक चीज़ सभी को हमको ज़रूरत पड़ता है कि चेकबुक फैसिलिटी होता है। नॉर्मली बैंक क्या करते हैं, इंसिस्ट करते हैं फिजिकल प्रेजेंस आके लेके जाओ, KYC करेंगे, फिजिकली रहना पड़ेगा। बट सीनियर सिटीजन डिफरेंटेबल के लिए आरबीआई ने गाइडलाइन इशू किया है कि फिजिकली इंसिस्ट ना करने के लिए KYC डॉक्यूमेंट के बेसिस में वो उनको इशू किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी जो जानकारी आज हमें प्राप्त हुई है, आप इसका फ़ायदा अवश्य उठाएंगे और जितनी भी बातें आपने आज सुनी उन्हें नोट कर लीजिए, अमल में लाइए। और कार्यक्रम का समापन करने से पूर्व मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हुए और जितनी जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की, मुझे आशा है कि हमारे दर्शक उन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।